अब पीएफआई पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि एक खतरनाक संगठन है। इस खतरनाक संगठन ने देश को तबाह करने की बहुत बड़ी साजिश रची हुई है और उसके एक एक कारनामे जब सरकार के सामने आए तो हमने हिम्मत के साथ फैसला कर लिया, जो भी होगा मुकाबला कर लेंगे, लेकिन पीएफआई को हिंदुस्तान में पनपने नहीं देंगे। पीएफआई को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। पीएफआई को निर्दोषों का कत्ल नहीं करने देंगे। पीएफआई को लोगों को शस्त्रों की ट्रेनिंग देने के कुकृत्य से वो नहीं करने देंगे। और इसके लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी हिम्मत करके पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। पीएफआई के जो बड़े बड़े तिस्मारखां थे वह जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश के लिए इतनी खतरनाक पीएफआई वो आज कांग्रेस के लिए लाइफलाइन बन गई है। कांग्रेस उनके प्रति हमदर्दी रख करके उनके लोगों से लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के ऐसे रवैये के कारण बेंगलुरु के कैफे में बम ब्लास्ट करने की हिम्मत हुई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कांग्रेस के राज में हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। हुबली के कॉलेज में सरेआम एक नौजवान बेटी को चाकू के एक के बाद एक वार कर करके मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वालों के लिए डर का नामो निशान नहीं रहा है। उल्टा जिनकी बेटी मारी गई वो पूरा परिवार बेचारा चिंता में जी रहा है। और यह कांग्रेस की नीति का परिणाम है। जब कैफे में बम ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने पहला क्या बयान दिया कि तो गैस सिलेंडर फटा है। अब ये सिलेंडर फटा है कि इनका दिमाग फटा है? बाद में क्या बयान दिया कि नहीं, गैस सिलेंडर तो नहीं फटा, लेकिन ये बिजनेस राइवलरी थी, इसलिए दूसरे बिजनेस वाले ने कंपटीशन में किया है। और जब एनआईए के पास मामला आया और जब जांच शुरू हुई तो इसके पीछे खतरनाक साजिश ध्यान में आई। बंगाल में जाकर के लोग पकड़े गए। क्या मेरे भाइयों बहनों, क्या कर्नाटका को बम बंदूक के साए में जीने के लिए मजबूर करना हमें मंजूर है क्या? ये बम धमाके हमें मंजूर है क्या? और सोई हुई सरकार हमें मंजूर है क्या? क्या निर्दोषों को मरने देंगे क्या? नेहा को, उस बेटी का क्या गुनाह था? करता है
फिर भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार, साथियों, ऐसी सरकार, वोट बैंक की भूखी सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। साथियों, मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मेरे लिए नहीं, देश की नेहा जैसी करोड़ों बेटियों की जीवन की रक्षा के लिए आया। मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, सत्ता में बैठ करके मौज करने के लिए नहीं। ये बम धमाकों की सोच वाले लोगों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मैं मांगता हूं। जरा 2014 के पहले के दिन याद कीजिए। 2014 के पहले का समय याद कीजिए। आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? बेंगलुरु में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? बेंगलुरु में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? कोयम्बतूर में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? अयोध्या में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? दिल्ली में उनकी नाक के नीचे बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? 2014 के बाद ये बंद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों बहनों, अगर देश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके जहन में है तो अच्छे अच्छे बम बंदूक भी ठिकाने लग जाते हैं, और आज लग गए। और मेरे साथियों, ये मोदी है, जो लोग जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं। एक जमाना था, ये आतंकवादी आकर के हमारे वीर जवानों के सर काट करके ले जाते थे, और आज ये मोदी है, घर में घुस करके मारता है। साथियों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये बम धमाकों वालों के बुरे दिन आए किसके कारण? किसके कारण?
ये बम धमाके बंद हुए किसके कारण? ये आतंकवादी कांपने लगे किसके कारण? ये आतंकवादी भागने लगे किसके कारण? आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं। ये जो परिवर्तन आया है वो आपके वोट की ताकत से आया है। अगर आपका वोट न होता, अगर आपके आशीर्वाद न होते, दिल्ली में मजबूत सरकार न होती, तो आज भी बम धमाके होते रहते, निर्दोष लोग मरते रहते। भाइयों बहनों, मेरे लिए 140 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। मैं बिना रुके, बिना थके दिन रात दौड़ता हूं सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के लिए। साथियों, अगर नाम कमाना हो तो मोदी प्रधानमंत्री एक बार बन चुका, इतिहास में नाम दर्ज हो चुका, और कोई भी होता तो प्रधानमंत्री पद की मौज लेता होगा। लेकिन ये मजदूर मोदी है, कामदार मोदी है। जीवन की आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीऊंगा। साथियों, ये आपका जो प्यार है ना, आपका ये जो आशीर्वाद है, इससे बड़ा जीवन का भाग्य क्या हो सकता है जी। ये पद और प्रतिष्ठा इस प्यार के आगे कुछ नहीं है। साथियों, अभी कुछ समय पहले अयोध्या में
सम्मान वापस लौटाने के लिए शहादत मोल ली। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, 15 अगस्त देश आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? क्या प्रभु राम का इतना हक था कि नहीं था? गुलामी की जंजीरें टूटी, लेकिन हमारे राम लला को घर नहीं मिला। अदालतों में जंग चलते रहे। आप मुझे बताइए, 500 साल के बाद जो सपना हमारे पूर्वजों ने संजोया था, जो सपना आपने संजोया था, वो सपना आपकी आंखों के सामने पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आपकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? किसके कारण? किसके कारण? फिर कहता हूं, ये मोदी के कारण नहीं, आपके वोट के कारण हुआ है, क्योंकि आपने आपके मन में जो भी अभी राम मंदिर दर्शन नहीं करने के, आपके मन में इच्छा है कि नहीं राम मंदिर के दर्शन करने की? जरा हाथ ऊपर करो, इच्छा है कि नहीं है? सबकी इच्छा है ना? आपके मन में होता है कि माता पिता को लेकर राम मंदिर के दर्शन जाएंगे? आप उसको अपना सौभाग्य मानते हैं ना? आप इसको अपना गर्व मानते हैं ना? लेकिन देखिए, जब प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और राम मंदिर ट्रस्ट वाले ये कांग्रेस के नेताओं के घर गए, ये इंडी अलायंस के उनके लोगों के घर गए, उनको लक्षावधि लोगों की शहादत का अपमान है। ये कांग्रेस वालों को, ये हनुमान जी की धरती कभी माफ कर सकती है क्या? और साथियों, इतना बड़ा देश, मुझे जरा बताइए,
इतना बड़ा देश, कोई डरपोक नेता इतने बड़े देश को चला सकता है क्या? देश चलाने के लिए मजबूत नेता चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कैसे लोग हैं, उनको तो लगता था कि राम मंदिर बनेगा, देश में आग लग जाएगी। मुझे बताइए भाई, आग लगी क्या कहीं? आग लगी क्या? आग नहीं लगी, उन लोगों को मिर्ची लगी। $370, ये लोग 370 कोई ऐसी जादुई चिराग है जैसे बड़े सोने के डिब्बे में ऐसे रोज पूजा पाठ में रखे हुए बैठे थे और देश को डरा रहे थे। 370 को हाथ लगाया तो देश टूट जाएगा, खून की नदियां बहेगी, ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? 370 हटा कि नहीं हटा? हटा कि नहीं हटा? कश्मीर में शान से तिरंगा फहर रहा है कि नहीं फहर रहा है? साथियों, मुझे याद है मैं 91-92 में कन्याकुमारी से तिरंगा झंडा लेकर के निकला था। श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना था। उस समय श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगे झंडे को जलाया जाता था। तिरंगे झंडे को जूतों तले उसको घसीटा जाता था, रौंद दिया जाता था। और मुझे याद है, यहां रायचूर के लोग होंगे तो उनको मैं बताना चाहता हूं, ये करीब 30-35 साल पहले की बात है। हम जब यात्रा लेकर के चले तो हम रायचूर जब पहुंचे तो रात के 3 बज गए थे, रात को 3 बजे, और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई यार रात को 3 बज गए हैं, रायचूर में कौन होगा, अब जाकर के हम सो जाएंगे। लेकिन हम हैरान थे, रात को 3 बजे पूरा रायचूर सड़कों पर था। और मैंने आज से 35 साल पहले रायचूर के लोगों का जो प्यार देखा था ना, जो उत्साह देखा था, जो ताकत मिली थी, जब प्रधानमंत्री बना तो 370 हटा के रहा। और आज दुनिया भर के लोग कश्मीर जा रहे हैं। हिस्ट्री में इतने टूरिस्ट नहीं गए थे, इतने आज कश्मीर जा रहे हैं। और ये कांग्रेस वाले संविधान के नाम पर रोटियां सेकने निकले, SC/ST के नाम पर रोटियां सेकने निकले। इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को कश्मीर की धरती पर लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर का संविधान अलग था। बाबा साहब आंबेडकर का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? भारत के संविधान का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? SC/ST कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर में आरक्षण 70 साल तक नहीं मिला। 370 ने अटका के रखा था, संविधान वहां घुस नहीं सकता था। ये बाबा साहब आंबेडकर को मैंने श्रद्धांजलि दी है, मैंने संविधान का सम्मान किया है, और 370 हटा करके जम्मू कश्मीर के दलितों को आरक्षण का है। भाइयों बहनों,